जानूंगी कि तुम मुझे जान से मार देना चाहते थे। मैं चुप नहीं बैठूंगी और मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। सुना तुमने? इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए क्या हो गया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नीलेश, देखो बेटा क्या हो गया। काका, ये क्या किया आपने? इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैंने खून नहीं किया है। सब गुनाहगार यही कहते हैं कि वो बेकसूर है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए, मैं अपने मोटा भाई का खून क्यों करूंगा? जायदाद के लिए। जायदाद के लिए आपने मेरे पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। नहीं बेटा, विश्वास करो मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया है। किस बात का विश्वास? किस बात का विश्वास? आपके और बाबा के बीच जायदाद को लेकर रोज झगड़ा होता था, और पिछली बार आपने धमकी भी दी थी, जायदाद न मिलने पर पछताओगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। सच में माता जी शुक्र, मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास करो मुझ पर। एक ही घर के 3 लोगों की दर्दनाक हत्या। आखिर क्या था राज इस तिहरे हत्याकांड का? क्यों इस घर के 3 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई? क्या यह प्रॉपर्टी का झगड़ा था या फिर किसी और बड़ी साजिश का आगाज? अच्छा, आज तो वकील साहब को भी लेकर आए हो। मतलब कि अब घर की लड़ाई कोर्ट कचहरी में सुलझेगी। मोटा भाई, जायदाद में मेरा हिस्सा हड़प ना किया होता तो ये नौबत आती नहीं थी, लेकिन आपने अपने भाई होकर भाई से धोखा किया है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। गांव की पंचायत के सामने बंटवारा हुआ है। अगर इतनी परेशानी थी तो तू तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि पप्पा को आपकी इज्जत का ख्याल था। अब पंचायत के सामने आपकी बेइज्जती तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए चुप बैठे थे। लेकिन हमें क्या पता था कि आप लोग हमारे बारे में सोचेंगे तक नहीं। भावना बेटा, ये सब जमीन जायदाद का मामला है, तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। क्यों बीच में ना बोलूं काकी? मेरा कोई सगा भाई नहीं है ना, इसलिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली, अपने पप्पा का पूरा साथ दूंगी और आप लोगों से अपना हक लेकर रहूंगी। हक? किस हक की बात करती हो भावना? गांव की जमीन में आधा हिस्सा दे दिया। 250 एकड़ में से 125 एकड़ तुम्हारे पापा को नहीं दिए। सारे पैसे का बंटवारा हो गया। 6 करोड़ में से 3 करोड़ तुम्हारे पापा को दे दिए। और बिजनेस, वो तो आपने अकेले हड़प लिया ना। बिजनेस मैंने शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे आगे बढ़ाया। तुम्हारे पापा ने उसमें किया क्या है जो उनको पैसे दूं? पैसा दूं मतलब? मोटा भाई, आप मत भूलिए, आपने बिजनेस बापूजी के पैसे से शुरू किया था, और मैं भी तो उनका बेटा हूँ, मुझे भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, तो लेकिन बिजनेस के लिए जो मैंने पैसे लिए थे वो पापा को सूद समेत मैंने वापस लौटा दिए। अगर लौटाए थे तो प्रूफ दिखाइए। मैं तुझे सूद दिखाऊं? निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। मोटा भाई, आप ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगा मैं, और मेरा हक मारकर आप पछताओगे, भुगतना पड़ेगा आपको। और फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। श्याम जी भाई, चलिए और सोच समझ के बोला कीजिए। ये बात आपके खिलाफ जा सकती है। जा सकती है तो जाए, देख लूंगा इनको मैं। चलिए पापा, अब इन लोगों को हम कोर्ट में देखेंगे। एक पैसा नहीं दूंगा। तुम लोगों से जो हो सके वो कर लो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। एक बात और, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, नहीं दिखाएंगे शक्ल, लेकिन एक बात याद रखिएगा मोटा भाई, मैं चुप नहीं रहूंगा। अब आपकी अकल में ठिकाने पर लगा के ही रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा अपना हक। कल सुबह जो भी हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। तो अब कर भी क्या सकते हैं? आप पापा से बात क्यों नहीं करते?
बिजनेस में जो भी पूंजी लगी है उसका 50% काका को दे दें, सारा झगड़ा ही सॉल्व हो जाएगा। देखो जिग्ना, पप्पा की कोई गलती नहीं है, ये सब किया जा रहा है उस भावना का। वो सोशल एक्टिविस्ट बनती है ना अपने आप को, उसी की जिद की वजह से पप्पा और काका के बीच झगड़ा हुआ। भावना तो बच्ची है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। पप्पा जी और काका भी तो बच्चों की तरह लड़ते हैं। लगता है मुझे ही कुछ हिम्मत करनी होगी। देखो काका का फोन इनके लिए। हेलो, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं हूं ना, देखो हाँ हाँ ठीक है, अरे मैं देख लूंगा। ओके। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं। ओह, मैं भूल गई, आज तो वर्षा आने वाली है ना खाने पर। उसे क्या पसंद है खाने में? पनीर बना लो, शी लाइक्स पनीर। ठीक है, किचन में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। आंटी, आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं। इट्स ऑसम। अरे भाई, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये पूरा खाना जिग्ना ने बनाया है। ये तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। लगता है थोड़े दिन में मेरे शरीर को जंग लग जाएगा। वैसे आंटी, बहुत अच्छी बहू मिली है आपको, इसे आप संभाल कर रखिएगा। जिग्ना, अरे जिग्ना, जिग्ना सूत आयो बेटा, जिग्ना सूत है क्यों बेटा? सूत आयो बेटा। क्या हुआ वर्षा बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ क्या हुआ बेटा? हाँ आंटी, सब कुछ नॉर्मल है। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? अंकल जी, आप दादा बनने वाले हैं। अरे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है बेटा, तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। ये लो बेटा शगुन। अंकल, इसकी क्या जरूरत है? अरे रखो बेटा, अरे ये तो रिवाज है, और तुमने तो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। रखो बेटा। कांग्रेचुलेशन नीलेश। many congrats। अब तो तुम्हारे घबराने के दिन शुरू हो गए। बाप जो बनने वाले, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। अब तो बहुत खुश हो गए ना आप? घर में बच्चा आने की खबर सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन नीलेश के चेहरे पर खुशी के बजाय तनाव की लकीरें उभर आई। आखिर वो तनाव में क्यों था? क्या कारण था? कहीं नीलेश के जहन में वो झगड़ा तो घर नहीं कर गया था जिस झगड़े को एक पल के लिए सभी घर वाले भूल गए थे? फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन जिग्ना इस झगड़े को खत्म करना चाहती थी। वो इस घर की बहू थी, उसे घर का ख्याल था, और वो दोनों परिवारों को फिर से जोड़ना चाहती थी। लिहाजा उसने भीमजी से खुद ही बात करने का फैसला किया। अब कौन मेहमान आया? ओहो जिग्ना बेटा, तुम आओ आओ बेटा, अंदर आओ। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। ऐसे अकेले कैसे आ गई? कोई खास बात है क्या? क्यों, ये मेरा घर नहीं है? अरे बेटा क्यों नहीं, तेरा ही घर है। मैं आप सबसे खुशखबरी शेयर करने आई हूँ। क्या खुशखबरी भाभी? भावना बहन अब कोई बनने वाली। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। चला अंदर आ। बैठ। लेकिन बेटा ऐसी हालत में तो अकेली कैसे चली आई? नीलेश नहीं आया साथ में? और तेरी तबीयत तो ठीक है ना? थक गई होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काकी, उनको कुछ काम था इसलिए मैं अकेली आ गई। अब मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है काका, तो आप मेरी एक बात मानेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। आज तो बेटा तुम जो बोलोगी वो तुम्हें मिलेगा, प्रॉमिस।
पहले आप लोग मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप और पप्पा समझौता कर लीजिए। वाह भाभी, अब समझ में आया कि आप यहाँ क्यों आई। आप यहाँ खुशखबरी देने के बहाने समझौता करवाने आई हैं, ताकि पापा का दिल बसीज जाए, हमारा हक मारा जाए, है ना? नहीं भावना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि दोनों परिवार जुड़ जाएं, एक होकर रहें। मैंने पप्पा जी को भी मना लिया है और इस बार सिर्फ काका और पप्पा बैठ के ही बात करेंगे। फिर देखना, सारे झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे रिश्तों में प्यार दिखेगा, ना कि दहशत। ये क्या बोल रही हो तुम? और पापा, आप वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखो भावना, कल को तुम्हारी शादी होगी, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे ससुराल वालों का स्वागत करे? काका, मैं जानती हूँ कि आप भी सुलह ही चाहते हैं और इस बार मेरा दिल बोल रहा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे लगता है जिग्ना ठीक कह रही है। अक्सर घर के बुजुर्ग जो काम अपने अहम की वजह से नहीं कर पाते हैं, वो कई बार घर के छोटे कर जाते हैं। जिग्ना की कोशिशों से पारेख परिवार के फिर से एक हो जाने की पूरी उम्मीद थी। जिग्ना का यह कदम काबिले तारीफ था, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जिसके बारे में परिवार के किसी सदस्य ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों भाइयों को समझौते के लिए राजी करना कोई आसान काम नहीं था और जाहिर है नए मेहमान के आने की खुशी ने पारेख परिवार को फिर से जुड़ने का एक मजबूत मौका दिया था। पर जिग्ना के इस नेक कदम से उसका पति बेखबर था। अरे आज घर में दावत है क्या? हाँ, काका काकी और भावना आ रहे हैं। तो इतनी खातिरदारी क्यों? वैसे भी कौन सा खाना खाने वाले? आज वो होने वाला है जो एक अरसे से नहीं हुआ। काका और पप्पा जी मेरे कहने पर समझौता कर रहे हैं और सारी बात साफ होने के बाद पूरा परिवार एक अरसे के बाद साथ में बैठ के खाना खाएगा। मुझे तो नहीं लगता। एनीवेज, विश यू लक। अच्छा जिग्ना, मुझे थोड़ी भूख लगी है तो चाय नाश्ता बनवा दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक। जय श्री कृष्ण काकी। हाँ बेटा, मैं किसी जरूरी काम से अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ। तेरे काका समय से आ जाएंगे। मैं और भावना थोड़ी देर से पहुँचेंगे। जी काकी, जल्दी आइएगा। हाँ बेटा रुक जरा, भावना तुझसे कुछ बात करना चाहती है, रुक जा। ले। हेलो जिग्ना बहन, वो आई एम रियली सॉरी। पता नहीं आपसे गुस्से में क्या क्या कह दिया, लेकिन आज सबसे माफी मांग लूंगी मैं। वैसे जिग्ना बहन, आपने हमारे आने के सरप्राइज के बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं, किसी को भी नहीं। वैसे भी बा और पप्पा जी तो बाहर गए हैं। हाँ, अभी नीलेश आए थे और खाने की इतनी सारी तैयारी को देख के वो चौंक गए, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, बस उन्हें बताया। अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। हाँ बाय। ठीक है। जिग्ना बेहद खुश थी। भीम जी और श्याम जी के समझौते से दोनों भाइयों के बीच की दूरियां खत्म होने जा रही थी। सब कुछ अच्छा होने की पूरी उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार जिंदगी एक ऐसी उल्टी चाल चलती है जो कल्पना से भी परे होती है। दोनों परिवारों के मिलन की ये रात एक खौफनाक हादसे की रात बन गई। कितना टाइम लगा ये कॉल करने में? ठीक है, मैं भी आता हूँ। अब रोकर क्या होगा? अब जो नसीब में था वो तो होना ही था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वकील से बात कर रही हूँ ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई फायदा नहीं होगा बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे सजा होनी है, वो होकर रहेगी। अरे चुप हो जाओ माँ। पापा, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। लेकिन एक बात का ताज्जुब हो रहा है मुझे। आप तो वहां मोटा काका से बात करने गए थे ना, फिर ये सब
हुआ कैसे? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई है बेटा। किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और मैंने किसी को कुछ बताया भी तो नहीं था कि मैं वहां जाने वाला हूं। सोचा था कि मोटा भाई से मिलूंगा, शांति से बात करूंगा और सारा झगड़ा मिट जाएगा। आपने हमारे आने के सरप्राइज के बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं है ना? अभी नीलेश आए और खाने की इतनी सारी तैयारी को देख के वो चौंक गए, तो मुझसे भी रहा नहीं गया। आप बस उन्हें बताया। नीलेश भाई वो साबित कर सकते हैं कि आप बेगुनाह हैं। तारा, नीलेश भाई घर पर नहीं है? नहीं दीदी, वो अभी अभी कुछ देर पहले निकल गया। अब तो वो ज्यादा टाइम घर पे भी नहीं देते। रोज खाना बना करके जाती हूँ और वैसे का वैसे ही कचरे के डब्बे में चला जाता है। कुछ बताकर गए? कहाँ गए? कुछ बताकर भी नहीं जाते, लेकिन हाँ कुछ दिनों से वर्षा दीदी का फोन आता है और कभी कभी वो भी आ जाती है। आज भी उनका ही फोन आया था, शायद वो वहीं गए होंगे। अगर कोई मैसेज है तो बता दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, तुम चलो। देखिए, इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता और श्याम जी भाई को बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वकील साहब कुछ तो कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। देखिए, सारे के सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और उनके गुनाहों के गवाह खुद पुलिस वाले हैं। मर्डर वेपन पर उनके उंगलियों के निशान हैं। अब आप बताइए कि किस बेस पर हम आपकी फाइल तैयार करें। बल्कि कई बार श्याम जी भाई भीम जी भाई को धमकी दे चुके थे। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा हक मार कर आप बहुत पछताओगे, भुगतना पड़ेगा आपको। लेकिन पप्पा मोटा काका से सिर्फ बात करने गए थे। लेकिन इस बात को आप कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे? कोई है गवाह आपके पास? माँ, आज मैं वो नीलेश भाई से मिलने गई थी। सोचा उनसे बात करके पापा की गवाही देने के लिए मना लूं, लेकिन वो घर पर नहीं थे। वो जिग्ना भाभी ने बताया था ना कि उस रात को हमारे आने के बारे में उन्होंने सिर्फ नीलेश भाई को बताया था। तो सिर्फ वही है जो साबित कर सकते हैं कि पापा वहां झगड़ा करने नहीं बल्कि समझौता करने गए थे। मुझे नहीं लगता कि नीलेश मानेगा। उसी ने तो तेरे पापा के खिलाफ इल्जाम लगाया है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन एक रास्ता हो सकता है। अगर वर्षा नीलेश भाई से बात करे तो वो तो नीलेश भाई की बचपन की दोस्त है ना, और आजकल उनका ध्यान भी रख रही है। अगर वो नीलेश भाई को मना ले तो ये सारा केस सॉल्व हो सकता है। देख बेटा, इस वक्त नीलेश की जो हालत है मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, लेकिन फिर भी अगर तू कोशिश करना चाहती है तो कर ले। वाओ नीलेश, आई एम सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं बिना पंख के उड़ रही हूँ। आई नो वर्षा, अगर तुम यूएस नहीं गई होती ना तो बाबूजी को मना लेते और तुम अपनी बहू बना लेते। लेकिन बाबूजी, उनके ऊपर तो जिग्ना को बहू बनाने का भूत सवार था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। लौट के मियां नीलेश वर्षा के पास आए। चीयर्स। अरे ये दरवाजा तो खुला रह गया। क्या? नीलेश वर्षा? हाँ पापा, इसी बात से तो मैं भी चौंक गई थी। एक बात तो मैं भी भूल गया था बेटा। क्या पापा? अगर जिग्ना के हिसाब से नीलेश उस वक्त घर पर था तो उस वक्त वो कहाँ था जब पुलिस ने मुझे पकड़ा था? और वो तो बाहर से आया था। और हैरानी की बात तो ये है कि इतने सही वक्त पर कोई कैसे पहुंच सकता है वहां? अपने माता पिता और पत्नी की निर्मम हत्या के बाद इतनी जल्द नीलेश का वर्षा के साथ यूं मेल जोल बढ़ाना भावना को खटक रहा था। क्या उसे अपने माता पिता, अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को खोने का बिल्कुल गम नहीं था?
आखिर एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया था उसका। अगर वारदात की रात पर गौर करें तो जिस वक्त पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तभी नीलेश भी पहुंचा, बिल्कुल ऐन वक्त। श्याम जी और भावना को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लिहाजा भावना ने नीलेश पर नजर रखनी शुरू कर दी। जी वर्षा घर में है? जी नहीं, वो तो अभी भी बाहर गई है। लेकिन आप कौन है? मैं उसकी दोस्त निशा, मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कब तक आएगी वो? पता नहीं मुझे, पता करने गई है ना। ठीक है, तो मैं वेट कर लूँ। जी नहीं, वो नीलेश साहब के साथ गई है ना, तो लेट ही आएगी ना। वर्षा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। शादी? नहीं मैडम, शादी तो नहीं हुई उनकी, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी नीलेश साहब के साथ उनकी शादी। हाँ? मैं उनको बोल दूंगी। हाँ? नहीं ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी। वर्षा के घर में काम करने वाली बाई की बात सुनकर भावना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे शक हो गया कि हो ना हो नीलेश इस कत्ल का अहम राजदार है और बेहद मुमकिन है कि इस गहरी साजिश का सीधा सीधा ताल्लुक नीलेश से हो। लिहाजा श्याम जी और भावना ने पूरी बात इंस्पेक्टर को बताई। ठीक है, तो मैं वेट कर लूँ। जी नहीं, वो नीलेश साहब के साथ गई है ना, तो लेट ही आएगी ना। वर्षा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। नहीं मैडम, शादी तो नहीं हुई उनकी, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी नीलेश साहब के साथ उनकी शादी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो थोड़ा मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे पूरा यकीन है नीलेश ही मोटा भाई, भाभी और जिग्ना के खून के बारे में कोई अहम जानकारी रखता है। नहीं तो अपने पूरे परिवार के मौत के कुछ ही दिनों के बाद वो वर्षा के साथ ऐसे कैसे हंस बोल सकता था, जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कीजिए कुछ। मुझे यकीन है कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है। प्लीज इंस्पेक्टर, हमारी मदद कर दीजिए। आइए नीलेश जी, आपने एप्लीकेशन दी थी। वो अपने माँ बाप और पत्नी की डेड बॉडी ले जाने के लिए। वो अभी नहीं मिल सकती, वो सरकारी मॉर्ग में है और कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी। फॉर्मेलिटीज? देखिए सर, मुझे अपने परिवार का अंतिम संस्कार करना है। मैं समझता हूं, लेकिन मैं कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक केस कोर्ट में दाखिल नहीं हो जाता, हम बॉडी नहीं दे सकते। वैसे आपकी पत्नी की लाश की फॉरेंसिक जांच होगी। फॉरेंसिक जांच? लेकिन सर, पोस्टमार्टम तो हो चुका है ना, तो फिर ये जांच क्यों? आपकी पत्नी की मुट्ठी में कुछ है। शायद आपकी पत्नी की मुट्ठी में कातिल का कोई सुराग हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है हमें कोई पुख्ता सबूत मिल जाए, जिससे कोर्ट में केस दाखिल करने में आसानी हो जाए। सबूत? सर, खूनी आपके सामने है और आप लोग खुद चश्मदीद गवाह हैं। सर, अब कौन सा सबूत चाहिए आपको? सर, कभी कभी आंखों को भी धोखा हो जाता है। कल सुबह फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद केस अदालत में सबमिट हो जाएगा, फिर आप आ जाइएगा। ठीक है?
सच बोलेगा या तेरे नाखून उखाड़ लूं? हाँ बोल। मैं और वर्षा बचपन के दोस्त थे, और ये दोस्ती प्यार में बदलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें एक दूसरे की फीलिंग का एहसास तब हुआ जब वर्षा यूएस गई थी डॉक्टरेट करने, और यहाँ बाबूजी ने अपने करीबी दोस्त की बेटी चिकना से मेरी शादी तय कर दी। चिकना बहुत अच्छी पत्नी और बहू थी, लेकिन वर्षा के यूएस से आने के बाद मेरा झुकाव वर्षा की तरफ ज्यादा हो गया, और वक्त के साथ साथ वर्षा का भी। वर्षा हमारे रिलेशन को लेके बहुत पॉजिटिव हो गई थी। बात यहाँ तक आ गई थी कि वो मुझे और जिग्ना को साथ देखना भी नहीं चाहती थी। और फिर उस दिन जब मुझे पता चला कि जिग्ना प्रेग्नेंट है, तो जिग्ना की प्रेगनेंसी वर्षा के लिए बहुत बड़ा धोखा था। सबके सामने तो अपना गुस्सा छुपा रही थी, पर वो इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाई। मुझे डर था कि वो पागलपन में कुछ करना बैठे, इसीलिए जब मैं उसके घर गया तो झूठ झूठ, हमेशा तुम मुझसे झूठ बोलते हो। वर्षा, मैंने कब झूठ बोला? क्यों तुमने मुझसे नहीं बोला कि तुम्हारे और जिग्ना के बीच कुछ भी नहीं है? और अगर तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तो ये बच्चा कहां से आया? आसमान से आया या फिर जमीन से निकला? देखो वर्षा, हो गई गलती, माफ कर दो मुझे। वर्षा प्लीज। I'm sorry. मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना नीलेश? मैं क्या करूं? मैं अब कोई रिस्क में तो नहीं रह सकती ना। तुम एक काम करो, तुम जिग्ना को तलाक दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। देखो वर्षा, मैं जिग्ना को तलाक नहीं दे सकता। पापा नहीं मानेंगे, जिग्ना नहीं मानेगी, और बाबी नहीं मानेगी। देखो वर्षा, मुझे वो लोग घर से निकाल देंगे। जिग्ना को तलाक नहीं दे सकता, और उस छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं। एक तरीका है। उस दिन जिग्ना खाना बनाने में बिजी थी। उसने बताया कि काका और पापा में समझौता होने वाला है, और काका आने वाले हैं, और उसी शाम चाय बाहर रख दे, निकलना तो पी लेना। मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत काम है। काका, मार दिया जिग्ना को। आज किसी भी सूरत में जिग्ना को खत्म कर दो, तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। वरना पता है ना? हेलो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ? किसका फोन था? काका का फोन। देखो जिग्ना, ये कुछ ही बकती है। वो मुझे तुम समझ के बात कर रही थी। तुम दोनों लोगों ने मुझे मार देने का प्लान बनाया ताकि तुम उससे शादी कर सको। ये ना दिया मुझे तुम पर। जिग्ना चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। अच्छा है, कोई सुन लेगा तो। सबको पता तो चलना चाहिए। किसी और से शादी कर देने के लिए तुम अपनी बीवी को मार देना चाहते हो? देखो जिग्ना, मैंने तुमसे कभी कुछ कहा क्या? कुछ कहा मैंने तुम? कहने में नहीं, करने में यकीन करने में। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, और तुम मुझे मार देना चाहते हो? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सबको चीख चीख के बता दूंगी कि तुम मुझे जान से मार देना चाहते थे। मैं चुप नहीं बैठूंगी, और मुझे कमजोर नहीं समझना। नीलेश, क्या किया? हमें पुलिस को बुलाता हूँ। पप्पा, पप्पा, और मैंने कुछ नहीं किया। जिग्ना का पैर फिसल गया था पप्पा। झूठ बोलता है तू। मैंने खुद तुझे उसे धक्का देते देखा है। हाय, पुलिस को फोन मत करो। अपने बेटे को पुलिस में भेजोगे क्या? भेज सकता हूँ। तूने जो घिनौना काम किया है
उसके लिए तुझे बेटा कहते हुए शर्म आती है मुझे, और आज तक तू मेरे लिए मर गया। हट यहाँ से। हेलो, कामले, जिस नंबर से अभी फोन आया था उसका एड्रेस पता करो फटाफट। ये क्या किया तूने? अपने पापा को मार दिया। क्यों गई माँ? माफ कर दे। माफ कर दो, मैं पुलिस को फोन कर दूँ। मैंने सबको मार दिया, सबको। अब पुलिस कभी भी आती होगी मुझे तो गिरफ्तार कर लेगी, और काका भी आएंगे, वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं नहीं बचूंगा। नीलेश शांत हो जाओ। क्या हुआ? किसको मारा? जिग्ना को ना? जिग्ना को तो मैंने पहले ही मार दिया। पापा ने जिग्ना को मारते हुए देख लिया तो मैंने पापा को मार दिया। पापा को मारते हुए मम्मी ने देखा तो मैंने मम्मी को ही मार दिया। और काका तो मेरे खिलाफ होंगे। मैं नहीं बचूंगा। जिग्ना की लाश कहाँ है? बिल्डिंग में, बालकनी के नीचे। मैंने उसे बालकनी से धक्का दे दिया था, और पापा और मम्मा की लाश हॉल में। मैंने उनको हॉल में मार दिया। सबको मार दिया मैंने, कोई नहीं बचा। शांत हो जाओ तुम। चुप, बिल्कुल चुप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिग्ना की लाश जहाँ है उसे वहीं छोड़ दो। काका कब आने वाले हैं? काका पहुंचने वाले होंगे। तुम इसी वक्त घर की लाइट्स ऑफ करो और घर के बाहर निकल जाओ। और हाँ, गाड़ी लेकर जाना मत भूलना। हाँ, क्या हुआ? काका भी आ गए और ऊपर भी चले गए। जब तक पुलिस ना आ जाए तुम वहीं पर छुपे रहना। गाड़ी निकाली थी ना तुमने? हाँ, गाड़ी घर के थोड़ा दूर पार्क करी है और मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। अब जैसे ही पुलिस घर पर पहुंचे तुम अपनी गाड़ी निकालना, सीधे घर पहुंचना। बस घर पहुंचते ऐसे रिएक्ट करना कि जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं, और सीधा काका पर भड़कना। ऐसा लगे कि खून उन्होंने ही किया है। और हाँ, किसी भी तरह से उस चाकू को पुलिस के सामने पकड़ लेना। डोंट फॉरगेट, उस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान है। और ऐसे शो करना कि इमोशनली तुमने वो चाकू निकालने की कोशिश की और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस पर आ गए। ठीक है। मोटा भाई, भाभी, ना अंधेरा क्यों यहाँ पर? घर में भी कोई नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नीलेश, देखो बेटा क्या हो गया। काका, ये क्या किया आपने? नहीं नीलेश बेटा, आपको जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। मोटा काका और काकी जैसे माँ बाप का कत्ल कर दिया आपने, और जिग्ना का भी खून कर दिया। कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचते आप। अगर मैंने हिम्मत ना की होती तो आज भी आप आजाद घूम रहे होते, और बेचारे मेरे पापा आपकी वजह से सजा काट रहे होते। नीलेश के इकबाले जुर्म के बाद वर्षा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये केस इंसानी रिश्तों पर एक बदनुमा दाग है। अनैतिक संबंधों के कारण किया गया ये कुकर्म बेहद शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन सिर्फ निंदा करना इसका समाधान नहीं है। सबसे आसान समाधान तो है कि हमें अपनी नैतिकताओं की हद में जीना सीखना होगा। पिछले साल एसोसिएटेड प्रेस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 41% विवाहित लोगों ने अपने जीवन साथी के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक या मानसिक संबंध होने की बात स्वीकार की। ये आंकड़े हमें इस मामले की तरफ सचेत होने का इशारा करते हैं। हमें रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए, सजग होना चाहिए। विश्वास की नींव पर टिके शादी जैसे बंधन को तोड़कर किसी गलत रिश्ते की ओर कदम बढ़ाना हमेशा बुरा नतीजा ही सामने लाता है। इसका हश्र हमेशा दर्दनाक होता है। जरूरत है सही और गलत का फर्क समझने की। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।
अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और अनूठी बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, सो फाइट बैक्स।